आप एक मरतबा साबित कर दें कि नैब के किसी फर्द ने बशमूल चेयरमैन किसी सेनेट के मेंबर से, किसी सूबाई असम्बली के मेंबर से अगर कभी मुलाकात की है, मैं खुद ही अपनी पोस्ट से अलहदा हो जाऊँ। ये 15 किलो हेरोइन की बात नहीं, ये पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इमेज, सब जलाली परचम का ग्लोबल परसेप्शन। ये तमाम लोग जो इकट्ठे होके सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब को प्रमोट करने चले हैं, तो आज मैसेज उनके लिए है कि इससे आगे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें कौम के सामने आएंगी। अब कोई नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा, मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का स्लोगन कि अब कोई नहीं बचेगा, सबको हिसाब किताब देना होगा, इसके हवाले से आज जब दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक तो खिताब था और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी इस बात का इरादा किया गया है कि हिसाब तो सबको देना होगा। पहले जिक्र कर लेते हैं नैब के चेयरमैन का। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से अपोजिशन को जो वो इल्ज़ाम आयद करते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, इंतकाम का, सिर्फ अपने साथ होने वाले एहतसाब का, उसका भरपूर जवाब दिया और कहा कि 35 से 40 साल इक़्तिदार में रहने वालों का हिसाब पहले बनता है, यानी पहले ज़रूरी है, और चंद माह आए जिनको हुए हैं उनका बाद में होगा, लेकिन एहतसाब सबका होगा। जिसने भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया नैब दरगुजर नहीं करेगा। उन्होंने साथ यही भी कहा कि नैब जो है वो किसी का फेस नहीं देखता बल्कि केस देखता है। बहुत सारी बातें आज उन्होंने अपने इस खिताब में कही हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि शहरियार आफरीदी साहब जो कि वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात, उन्होंने DG ANF के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। उन्होंने कहा कि आलमी कारिंदे की निशानदेही पर राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके ताक़ुब किया जा रहा था, 3 हफ्तों से उनकी गाड़ी को, उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा था। ये बात 15 किलो हेरोइन की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और सब्ज़ हिलाली परचम के ग्लोबल परसेप्शन की है। उन्होंने भी कहा जो अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात, ख़ुसूसन उनकी जो जमात है वो तहफ़्फ़ुज़ात उठा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने ये कहा कि उनके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं जो कि अदालत में पेश किए जाएंगे और इसकी कड़ियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं ये सब सामने आ जाएगा। अभी तो और नाम सामने आएंगे। किस हद तक ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाए हैं या मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म दे रहे हैं, आज इसी हवाले से बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में सिद्दीकुल फारूक साहब और कमर चीमा साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अपोजिशन कई बार ये कहती आई है कि हमारा एहतसाब होता है, नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। आज काफ़ी जवाब दिए हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने। रेस्ट श्योर उन्होंने कह दिया है कि पहले 35 से 40 साल जो इक़्तिदार में रहे उनका एहतसाब है, बाद में दूसरों की बारी है। सो आप परेशान मत हों, जिन के लिए आप कहते हैं, जिनमें परवेज़ खटक साहब हों या फिर हुकूमत के इत्तेहादी हों, उन सब का एहतसाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया नकी साहिबा। देखिए, ये नई नई मंतिक हम सुन रहे हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं और आप चेयरमैन नैब हैं कि जी जिसने पहले जुर्म किया उसको पहले पकड़ेंगे, जिसने बाद में हुकूमत में आया है बाद में जुर्म किया उसको बाद में पकड़ेंगे। ये एक नई बात है। बात तो है जुर्म की, ठीक है, यानी उसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जब तक ये हुकूमत में है इनको नहीं पकड़ना। पहले जो हुकूमत में थे अब अपोजिशन में आ गए हैं तो अब पहले उनको पकड़ेंगे और जो मुकदमे बनाए हैं, जो कुछ हुआ है सामने, वो भी देख लीजिएगा। नैब की अदालतों की कारकर्दगी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ चीफ जस्टिस साहिबान ने नहीं, हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान जो हैं उन्होंने भी बताया है कि इनकी कारकर्दगी है क्या। इसलिए वो ये बात ना करें। जुर्म जब सामने आ जाए, ठीक है, चाहे वो बिलियन सुनामी ट्री हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल हो, चाहे वो इसके अलावा जो है मालम जब्बा की ज़मीन हो, चाहे वो पेशावर में मेट्रो का मामला हो और बहुत से दीगर मामला, जब जुर्म सामने आ रहा है तो इसमें ये मंतिक किसी कानून इंसाफ की किताब में है तो बताएं, और किसी फैसले में दुनिया के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने फैसले दिए हैं अगर उनमें कोई है और ऐसी नज़ीर है
कि जुर्म सामने दो पड़े हैं और वो ये कहें कि नहीं ये जुर्म जो है ये चूंकि ये पहले वाला जो है इसने पहले किया था, अब जुर्म सामने आया है तो मैं पहले इसका, और ये जो दूसरा जुर्म भी सामने आ गया है तो इसको तो ये चूंकि अभी बाद में आया ना, इसका बाद में देखेंगे। तो आप ये समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत में रहते हुए लोगों का एहतसाब वो नहीं कर सकते, जब बात ऑपोजिशन की हो गई हो सकता है कि ये बाद में जब ऑपोजिशन में चले जाएं तब एहतसाब। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ये बात उन्हें के अल्फाज के सामने मैं रख रहा हूं, तो खुद ये कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अब हुकूमत में आए हैं, तो भाई 5 साल पहले भी तो इनकी हुकूमत KPK में रही है ना। सही। दूसरी बात अभी जो बात सामने आई है कि जी आलमी कारिंदे की निशानदेही, वो जरा उस पे पहले नैब पे बात कर लेना, फिर राना सनाउल्लाह साहब के पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, नैब की एक बात और भी सुन लीजिए। जी जी। अब मैं बार बार कह चुका हूं कि मुझे 99 18 अक्टूबर में उठा लिया गया जी, और फिर मुझे मई में प्रोडक्शन ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। ओके। वहां नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल उस वक्त फारूक आदम थे। उन्होंने कहा कि जी हम इसे वी डम्प्ड हिम समवेयर एंड फॉरगॉट बिकॉज वी वर बिजी इन अदर इम्पॉर्टेंट अफेयर्स, वी आर सॉरी फॉर दैट। और फिर ये भी कहा कि हम तैयार हैं इसे जुडिशियल रिमांड पर भेजने के लिए, जेल भेजने के लिए। ओके। अच्छा जनाब, 8 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, उन्होंने पूछे, जस्टिस रियाज ने, उन्होंने पूछा कि इन पर जुर्म क्या है। तो उस वक्त जो पीरजादा साहब थे उन्होंने कहा इट इज़ इन प्रोसेस, तो सामने आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी 15 दिन की फिजिकल रिमांड नैब को फिर दे दिया। खैर करते कराते सही मुझे नैब कोर्ट ने 5 साल की सजा, 21 साल की नाअहली और 2 लाख रुपए जुर्माना। ओके। मेरा जुर्म ये था कि मैंने 1,05,000 का एंटरटेनमेंट फंड जो मेरा 5 लाख था एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कहा जी मिस यूज। खैर फिर उसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन, 11 साल के बाद जी ये साबित हुआ कि नैब कोर्ट ने सारा काम झूठा किया है, सब बिल्कुल धोखा है। सिद्दीकुल फारूक की 2 साल जेल में रहना भी गलत, मुझे जुर्माना भी वापस मिल गया और मैं बाइज्जत बरी हुआ। ठीक है। लेकिन 11 साल में और इस अरसे में मेरे पास लोग आते रहे ओके, कि आप लिख के दे दें कि आप हमारे खिलाफ काम नहीं करेंगे तो आप जाएं, आपको हम रिहा करते हैं। ठीक है, आपकी जो रिजर्वेशन है, आपने जो नैब की कारकर्दगी पर इस वक्त सवाल उठाया है उस पर भी आएंगे। जरा कमर चीमा साहब की तरफ भी आ जाऊं। फिरदौस साहब तो नफी में सर हिला रहे थे जब आप बात कर रहे थे इसे हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से एहतसाब का, जो आप समझते हैं कि नैब साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, मेरा भी सलाम। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। हम 2 फिरदौसों में फंस गए हैं। अच्छा। एक फिरदौस बाजी है और दूसरी फिरदौस भाईजान। अच्छा चलें, ये तो लाइटर साइड पे था। लेट्स मूव टू कमर चीमा साहब। आप इस नैब चेयरमैन ने जो आज खिताब किया और उसमें उन्होंने ऑपोजिशन की और इवन मैं समझती हूँ कुछ हद तक हुकूमत को भी जवाब दिया है, जहाँ तनकीद के उन्होंने कहा कि तनकीद की जाती है। आप समझते हैं कि एक खुद मुख्तार इदारा, खुद नैब चेयरमैन ये कह रहे हैं कि हम सियासत में नहीं उलझते, हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम सिर्फ एहतसाब करना है। ये ज़रूरी था कि वो ये तमाम तर बातें करते, ऑपोजिशन को जवाब भी देते, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते? देखिए नैब हो या गवर्नमेंट हो, इनको ये बात करनी ही नहीं चाहिए कि किसका एहतसाब होगा किसका एहतसाब नहीं होगा। देखिए प्रोसेस चल रहा है, जो जो सामने आता जा रहा है उसके बारे में कहें जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एविडेंसेस हैं। जब गवर्नमेंट कहती है जी फलां पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ रहे हैं, नैब ये कर देगी वो कर देगी, नैब प्रेस रिलीज जारी करती है कि गवर्नमेंट का फलां मिनिस्टर ये बात कर रहा है, इसको नहीं करनी चाहिए थी, ये इंटरफेरेंस है हमारे मामलात में। और जब नैब के लोग टीवी पे बोलेंगे आके, आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो डेफिनेटली फिर वो लोग कहते हैं कि जब आपको जस्टिफिकेशंस देनी पड़ जाती हैं, तावील देनी पड़ जाती है, तो वो सारे का सारा जो प्रोसेस होता है उसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अभी देखें ना, गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमने एहतसाब करना है, हमने उसको पकड़ना है, इसको इधर लेके जाएंगे, उसको मूंछों से खींचेंगे। बिल्कुल जो मर्जी करें, जो अदारों ने करना है वो करें, लेकिन शोर मचाने से डेफिनेटली ये इनकी चीज कंट्रोवर्शियल होगी। लेकिन उधर से पीटीआई का ये भी मौकफ है, क्योंकि हमने बात की थी कि हम एहतसाब करेंगे, तो अब हम एहतसाब कर रहे हैं। जब अदारे पकड़ लेते हैं तो फिर कहते हैं ये हमने तो नहीं इनको कहा, ये तो वैसे इदारों ने पकड़ लिया, हमारा तो इन इदारों से ताल्लुक ही कोई नहीं है। बट ये तो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट क्यों जिक्र करें, मैं इन पर्टिकुलर नैब चेयरमैन का जिक्र कर रही हूँ। डू यू थिंक ही शुड हैव रिस्पोंडेड टू ऑल द काइंड ऑफ एलिगेशंस जो ऑपोजिशन उन पर लगाती है?
देखिए मैंने शुरू में ये बात की है, मैंने कहा उनका ये काम नहीं है कि वो टीवी पे आकर बोलें, उनका ये काम नहीं है वो तावील दें। मैंने शुरू में बात ही यहां से शुरू की थी कि उनके एक्शन बोलने चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी बोलनी चाहिए। एक जज देखें, नैब चेयरमैन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्या चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो भी टीवी पे आके बोल सकते हैं कि देखिए जी फलां केस में हमने ये किया। सो ये जो चीज है, ये प्रोसेस जो है, इसको टीवी पे लेके आना जो है, क्योंकि देखें नैब जहां से शुरू हुआ और उसका जितना सफर देखें, गो पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर काम नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया, वो कहते हैं हमने गलती की है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रख रहे हैं। अच्छा। सो मेरा ख्याल है उन क्वेश्चन मार्क को खत्म करने के लिए हमेशा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत एक क्रेडिबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी इदारे को। अच्छा। अदरवाइज देखें जिस तरह चीजें चल रही हैं, इतनी ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं, लोग मीडिया पे बातें कर रहे हैं, ऑपोजिशन बातें कर रही है, और फिर ये बात करना जी के जो उन्होंने पहले हुकूमत की उनका पहले हिसाब, बाद वालों का बाद का हिसाब, ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी प्रोसेस को मजीद कंट्रोवर्शियल और अदारे के लिए मजीद सवाल। या जरा सी तस्दीक कर दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे, उसमें किया, लेकिन बाहर जाहिर है वो मीडिया में एज हेडलाइंस बिल्कुल इट्स मेकिंग हेडलाइंस। आपने बिल्कुल सही बात कही, बयान मुनाकिद की गई थी। अच्छा जी, चलिए मैं पहले फिरदौस नकवी साहब से जरा पूछ लूं। बात तो बिल्कुल ठीक है, एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ही डज नॉट नीड टू गिव, नैब के चेयरमैन को जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कमर चीमा साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज आकर बताएंगे या हाई कोर्ट का कोई जज जो है वो इस तरह से किसी भी तकरीब से खिताब करते हुए बोलेगा? उनके एक्शंस बोलने चाहिए। दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस की बात हो रही है। मैं सिद्दीक फारूक साहब की बात से इससे एग्री करता हूँ कि जब भी क्राइम पता चले उसका नोटिस फ़ौरन नैब को लेना चाहिए, और जब उनके पास कोई केस तैयार हो जाए उस केस की तैयारी के लिहाज से जाना चाहिए। मुझे तो कोई इस पर डिस्प्यूट है ही नहीं। कुछ एविडेंस आराम से मिल जाता है, कुछ एविडेंस आराम से नहीं मिलता। कुछ लोग बड़े शातिर होते हैं, ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं, ऑफशोर कंपनीज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन मुल्क से बाहर होती है। कुछ लोग डिनाई कर देते हैं अपने एसेट्स को, फिर बाद में उन एसेट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये केसेस बड़े पेचीदा हो जाते हैं। कुछ लोग फेक बैंक अकाउंट्स के ज़रिए कर रहे होते हैं। फेक बैंक अकाउंट्स को जोड़ने में बड़ी टाइम लगता है। और एक होते हैं जो डायरेक्ट रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, या जिनके घर से 78 करोड़ रुपए निकलते हैं तो उनके साथ प्ली बार्गेन हो जाती है। ये ऑर्डर रहता है। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में। मैं और आप सब स्टूडेंट हैं इसके, और सिद्दीक फारूक साहब भी खुद स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, कि एक नैब का चेयरमैन जिसको दो पार्टियों ने मिलकर अपॉइंट किया था, ही हैज़ टर्न्ड हॉस्टाइल, दैट ही हैज़ शोन ही इज़ इंडिपेंडेंट, that he really wants to do accountability. But is this independence, नकवी साहब? मुझे बात मैं देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ कि वरना तो क्या होता था कि हुदैबिया पेपर मिल्स के केस को जिसको चैलेंज होना चाहिए था नैब में के अंदर, वो चैलेंज ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। अभी बाबर अवान का डिसीजन आया, लुक व्हाट नैब हैज डन, इट हैज चैलेंज्ड इट, इट शोज कि दिस नैब इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस नैब। ठीक है। जबकि हुदैबिया पेपर मिल का क्लोज इन शट केस था हमारे लिहाज से। कतरी खत वहां भी आ गया था, वहां भी और कुछ नहीं आया था, कतरी खत आया था, और कतरी खत हेलीकॉप्टर पे भी आया था। नहीं नकवी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया। सर अब छोड़ दीजिए ना, अब जिसने उसको चैलेंज नहीं किया, अब उसके हुदैबिया पेपर मिल का केस में आज नहीं खोलना चाहता, वो बात करेंगे, एक प्रोग्राम और कर लेंगे, ठीक है जी, इसके ऊपर के हुदैबिया पे क्या हुआ था, क्यों नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बंद किया था, वो सुप्रीम कोर्ट नैब में जिस आदमी ने भी वो केस प्रेजेंट किया था, वो एक पंडोरा बॉक्स खोलने वाला था कि एक टाइम बार्ड केस को अगर लेके आया जाता तो 1947 से जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे वो खुल जाते थे। इट वाज नॉट ऑन द कंटेंट ऑफ हुदैबिया पेपर बिल। तो सिद्दीक फारूक साहब जो है मिसकोट करके गलत तरीके से लोगों को ये जहन में डाल रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीव दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल बात की थी कि यू कैन नॉट ओपन। लेट मी कीप ऑन कंटिन्यूइंग ऑन दिस इशू कि जहां तक बारी बारी की बारी है, ऑब्वियसली जो लोग इख्तिदार में ज्यादा रहे उनके खिलाफ केसेस ज्यादा बने, इससे कि उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली, एज अ परसेंटेज उनके लोग ज्यादा होंगे। एज अ हम बिल्कुल नहीं कहते कि ये वाली बात होनी चाहिए कि पहले और बाद। दूसरी चीज जो है कि देखिए पहले और बाद की बात और किधर से आ सकती है, ये आ सकती है कि जी केपीके में 5 साल रही तो वो भी पहले है, और ये इनके सबके के दिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू स्लो डाउन। इंशाल्लाह दिस प्रोसेस विल बी एक्सपेडाइटेड बिकॉज वी बिलीव इन अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, और अभी हो रही है।
शायद इनके सेटिस्फेक्शन के सिप्तान खान मिनिस्टर थे, अलीम खान मिनिस्टर थे, परसेंटेज आपने कहा कम होगी कि अच्छा, लेकिन शायद उनके इस बयान ने खुद कंट्रोवर्शियल कर दिया ना उनके पूरे एक्शंस को। मैं उनके बयान के ऊपर आता हूं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग काफ़ी सादा लॉ है, ख़ास तौर पे जब मुझे क्यों निकाला जैसी कैंपेन चल सकती है और अकामा कहा जाता है और पूरी कौम की ज़हनियत को डिस्टॉर्ट किया जाता है और इस तरह हीरो बना के पेश किया जाता है क्रिमिनल्स को कि जी ये तो, और बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि उसके ऊपर ANF के फोर्स के डायरेक्टर को भी आना पड़ता है। लोग जो हैं उनके जहनों में जहर डाला जाता है तो और उसकी वजह से क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ जाती है। इससे अच्छा, ओके, इसलिए आप समझते हैं। अगर वो नहीं दी जाएगी तो अगर मैं हुकूमत उनके डिफेंस में बोलूंगा तो वो कहेंगे कि जी देखें नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ये हुकूमत क्यों बोल रही है। ऑपोजिशन के बयानियां जो कि आप समझते हैं कि हमारे सादा लोगों की या तो ये खामोशी से सहते हैं नैब के फैसलों को, ओके, और मुझे वो रिस्पेक्ट दें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देते हैं। एक ब्रेक लेने दीजिए। सुप्रीम जब तक इनके फैसले इनके फायदे का होता है उस दिन तक सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा होता है, जिस दिन कोई खिलाफ जा रहा होता है तो हो जाता है। 2 जजों ने कह दिया गिल्टी, 3 ने कहा नॉट गिल्टी, मिठाइयां बांटी। जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि नैब के चेयरमैन ने अपने इस कन्विक्शन रेट के हवाले से भी कहा। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कई मर्तबा इस पर भी तनकीद कर चुके हैं कि मलेशिया में देखें कि कन्विक्शन रेट कितना होता है, उनका जो एंटी करप्शन का इदारा है। मैं तो समझता हूं कि हमारे यहाँ भी जो है वो इतना होना चाहिए और लोगों को पकड़ना चाहिए। आज इसका भी जवाब नैब चेयरमैन ने उस तकरीब से खिताब करते हुए कुछ इस तरह से दिया है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। नैब के चेयरमैन ने तकरीब से जो खिताब किया जिसमें ऑपोजिशन के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात का उन्होंने एक तरह से जवाब दिया। अभी हम उस पर बात कर रहे हैं और कुछ ही देर में राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर भी सवाल करेंगे। एक सवाल जो मैं करना चाह रही थी जिसका मैं चाहती हूँ कि आप एनालिसिस करें कमर चीमा साहब के, उन्होंने ये भी कहा है नैब के चेयरमैन ने, और आपको याद होगा जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर भी और दूसरे हल्के भी कहते हैं कि नैब की परफॉर्मेंस क्या रही है, कन्विक्शन रेट कम रहा है। उन्होंने कहा 1250 केसेस इस वक्त ज़ेरे इल्तिवा कौम भी देखेगी और नैब का काम अगर रेफरेंस फाइल हो गई है अदालत में तो इसका ये मतलब है कि हमने अपना आखिरी काम कर दिया है। सो विच मीन्स दैट वी आर परफॉर्मिंग। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? देखिए वो तो प्रोसिक्यूटर्स की जो क्वालिटी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसिक्यूटर्स की क्वालिटी अच्छी ना हो, ये अच्छे वकील हायर ना करें और मुकाबले में बड़े बड़े वकील आएंगे तो ये तो चेक नहीं किया जा सकता कि कौन क्या है। अगर एतजाज ऐसे आ जाते हैं, कोई और आ जाते हैं तो आपको पता क्वालिटी मैटर करती है। इसीलिए मेरा ख्याल है उन्होंने नईम बुखारी साहब को भी हायर किया कि भाई अभी हमें बड़े बड़े वकील चाहिए, अदरवाइज हम प्रोग्रेस नहीं होगी। मेरे ख्याल से मुझे जो एक चीज समझ आती है वो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का अदारा अगर इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाए, गो के वो अदारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो डिलीवर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है एक जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है जो कि सेनेट एंड नेशनल असेंबली की शक्ल में हो, जो इनके कंबाइंड मेंबर्स हो, ये एक ओवरसाइट इसके ऊपर भी होना चाहिए। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो ज्यादा चीख और पुकार होती है वो तो तभी होती है जब पार्लियामेंटेरियंस पकड़े जाते हैं, जब सियासी जमातों के लोग पकड़े जाते हैं। तो फिर सियासी जमातों के अंदर भी कंसेंसस होना चाहिए कि भाई अगर नैब ये कर रहा है तो एक ऊपर एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हों, बेशक आजाद लोग भी बैठे जाएं, उनको बताया जाए कि जी एक नैब चेयरमैन ही आके क्यों ना बताएं कि भाई अगर हम ये कर रहे हैं और हमें सारी बातें इस पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया हमारा वो मैंडेट है, वो इख्तियार है, तो हम इस तरह कर रहे हैं ताकि पार्लियामेंटेरियंस को भी जवाब ना मिले और वो सारा टाइम नैब का ट्रायल ना कर सकें टीवी के ऊपर और अकाउंटेबिलिटी के अदारों का ट्रायल ना कर सकें। मेरा ख्याल है इतनी बड़े अकाउंटेबिलिटी का जो अदारा है उसका कहीं ना कहीं कुछ ओवरसाइट जरूर होना चाहिए। okay. और मेरा ख्याल है वो ना होने की वजह से बहुत सारे सवाल जन्म लिए हैं। अदरवाइज नैब ने बहुत काम किया है, जिस तरह के चेयरमैन साहब भी कर रहे थे। डेफिनेटली हर एक बंदे के अंदर एक खौफ तो है, खौफ समटाइम अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये रिसेंटली आर्मी चीफ ने डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया तो मेरा भी इत्तेफाक हुआ वहां बिजनेस कम्युनिटी से मिलने का। तो वो सारे नैब से खौफजदा थे। अच्छा। FBR से तो जो खौफजदा थे वो थे ही, लेकिन वो नैब से भी खौफजदा थे। सो मेरा ख्याल है ये नैब का काम डेफिनेटली अच्छा है कि अकाउंटेबिलिटी करना, लेकिन
इस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं कि मार्केट में एक अच्छा इमेज जरूर होना चाहिए उनका। अच्छा, और ये भी एहसास रहना चाहिए लोगों को, ये किसी को टारगेट नहीं कर रहे। ओके, वो सारी बात है, वो किसी को टारगेट मेरे नजदीक नहीं कर रहे, लेकिन इंप्रेशन डेवलप होना भी एक क्वेश्चन मार्क ही होता है। ओके, लेट मी जस्ट पुट दिस क्वेश्चन टू द अदर जेंटलमैन, वेरी क्विक आंसर सिद्दीकुल फारूक साहब, ताकि फिर हम राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी बात कर सकें। आप समझते हैं कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी या एक ओवरसाइट जरूरी है किसी भी एंटी करप्शन इदारे के ऊपर? आप दुनिया में देख लीजिएगा, जुडिशरी पर भी ओवरसाइट होती है और बल्कि पार्लियामेंट की कमेटियां ही जजेस की अप्रूवल देती हैं। ये तो बहुत नीचे का इदारा है। लेकिन जो कुछ हुआ, मिसाल के तौर पे ये कि नैब ने जो कुछ किया कि जी हम इंडिपेंडेंट केस जो बनाते हैं वो तो ऐसे ही लोगों को सजा देने के लिए, सियासी वफादारियां तब्दील करवाने के लिए ये करते हैं। एक बता उसको सजा दे दी, पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, रुकनियत खत्म कर दी, फिर भुगता रहे 10-12 साल। अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक बात फरमाई ऑफशोर कंपनियों की जी, तो जनाब इमरान खान साहब भी बहुत जोर शोर से कहते थे ऑफशोर कंपनियों में जो लोग पैसा भेजते हैं वो करप्शन का होता है। फिर उन्होंने खुद तस्लीम कर ली कि हाँ मेरी भी ऑफशोर कंपनियां हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? ओके, सो एक ओवरसाइट होनी चाहिए, ये आपने कह दिया। कमिंग टू यू। अच्छा, मैं प्रिंसिपली मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि चेक एंड बैलेंस हर चीज़ में होना चाहिए। ठीक है, इससे कि उससे फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि जजेस के अपॉइंटमेंट के ऊपर भी जो है ये जो प्रोसेस हमारा करंट है दैट इज़ नॉट द परफेक्ट प्रोसेस। एक हियरिंग होनी चाहिए, उनका पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए, बिकॉज दे स्टार्ट एज सिविल जजेस देन दे बिकम हाई कोर्ट जजेस। यहाँ जो प्योर सीनियरिटी इज द क्राइटेरिया, दैट इज नॉट अ गुड इनफ क्राइटेरिया टू मेक समबडी। दैट्स माय ओपिनियन एंड आई थिंक सो वी पुट इट इन द पार्टी मैनिफेस्टो आल्सो दैट इसका प्रोसेस को चेंज होना चाहिए। सही, ठीक है। जिधर सीनियरिटी जो है वो हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के बाद शुरू होती है। जी, मैं वहां भी पहुंचने के लिए और किसी भी वहां भी सीनियरिटी देखी जाती है। हाई कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। तो आप कहते हैं कि प्रिंसिपली, और उसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस के, देखिए यही मुल्क है जिसके अंदर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जजेस के बारे में क्या कहा जाता था कि लोग एक ज़माने में ये ज़द-ए-आम की बात कि वकील करने की लोड़ है, जज कर लो ना। तो ये जुमला अच्छा नहीं है किसी भी अदालती निज़ाम के, किसी भी अदालती निज़ाम के। सिद्दीक साहब, मैं इंटरफेयर नहीं किया था। आपने ऑफशोर, आप में दो काम एक साथ नहीं कर सकता। आपको मेरी जिस बात पे कहना कह दे। जल्दी जहां तक ऑफशोर कंपनी का ताल्लुक है, जायज बिजनेस और भी जवाब दे दें। बाकी कोई नहीं है, उनके जो होगा वो देखा जाएगा। अगर इमरान खान साहब कोई गलत काम करेंगे मैं जवाब दूंगा। अपना फ्लैट जो काला धन था परवेज मुशर्रफ की 2002 की स्कीम में वाइट कराया खुलेआम, यानी वो काला धन था सफेद कराया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने जो 300 केनाल बन्नी गाला में खरीदी जमीन, पहले ये कहा मैंने फ्लैट बेच के खरीदी, फिर ये कहा कि मुझे साबिक बीवी ने खरीद के दी, फिर उनका बयान आया कि मेरे नाम पे इन्होंने खरीदी। आप जुडिशरी पे इल्जाम लगाइए, उन्हीं ने उनको सादिक और अमीन कहा है। आप जाके उन जजेस के बारे में कहिए कि वो जजेस जो है वो नहीं है, सारी चीजें मौजूद है। आप आवाम को कंफ्यूज ना करें। इस वजीर आजम को सादिक और अमीन का हकीकत सामने रखी है। सिद्दीकुल फारूक साहब नहीं कर रहे हैं, मैंने हकीकत सिद्दीकुल फारूक साहब, लेट मी टेक अ ब्रेक। ये आप जो कह रहे हैं ये इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बिल्कुल मौजूद है, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब को देखना होगा, उस अकाउंट में ये मेंशन है कि किस तरह से हुआ है। तो नाउ फैक्ट्स कैन नॉट बी चेंज। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ, जिनके लिए बताया जा रहा है कि आलमी गिरोह की निशानदेही पर उन्हें पकड़ा गया। न जाने वो कब से ये स्मगलिंग कर रहे थे, फिर क्या वजह है कि ANF ने पहले कभी एक्शन नहीं लिया। ऑपोजिशन के सवालात वजह हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है अब राना सनाउल्लाह साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो शहरियार आफरीदी साहब वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मुनशियात ने की। अलॉन्ग विद DG ANF बताया गया कि उनको कई हफ्तों से जो है उनकी मूवमेंट्स को वॉच किया जा रहा था, और जो वजह फिजिकल रिमांड की ना देने की वो उन्होंने बताई कि इसलिए कि कहीं बाद में ये सवालात ना उठाए जाएं कि शायद जोर ज़बरदस्ती से उनसे कुछ कबूलवा लिया गया है।
ये भी बताया गया कि तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं और उन्होंने इस 15 किलो हेरोइन जो कि बड़ी आला नस्ल की है और कई उसकी मालियत भी काफ़ी हैवी बताई जाती है, इसको लाहौर से चले जाना था और बाहर के मुल्क में इसको भेजा जा रहा था। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारे पास वो शवाहिद मौजूद हैं कि जब हम अदालत में पेश करेंगे फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। कमर चीमा साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि PMLN के कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, मेरा ये सवाल है कि ये भी कहा गया कि ANF एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जाहिर है कि वो ऐसे कभी भी एक्ट नहीं करता, व्हेन दे हैव शॉर्ट इंफॉर्मेशन तभी करते हैं। लेकिन यही क्या मैं ये समझूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये रीसेंट बिजनेस स्टार्ट किया है, इफ़ यू नो ऑल दिस इज़ करेक्ट? क्योंकि पहले क्यों ये परफॉर्मेंस नहीं आई, ये सवाल उठेगा कि अब ही क्यों? देखिए, मेरी अपनी ज़ाती सोच ये है कि शहरियार अफरीदी साहब एक सियासी शख्सियत हैं और वो जो बोलेंगे उसमें सियासत भी हो सकती है और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे हमें सुना रहे होते हैं जैसे वो हमें लेक्चर दे रहे होते हैं अमूमन। लेकिन मेरे सामने एक 2-स्टार जनरल भी बैठा हुआ था और वो एक इंस्टीट्यूशन से हैं, उनकी बड़ी वर्थ है, वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है। सो मेरे लिए वो जो शहरियार अफरीदी साहब बोल रहे थे और ANF के जो चीफ बैठे हुए थे, DG बैठे हुए थे, मैं समझता हूं कि अगर एक अदारे के, एक मोहतरम अदारे के 2-स्टार जनरल बैठ के ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे हुआ है, तो मैं तो फिर उसको मानता हूं। या तो फिर ये है कि आपको अपने अदारों से जान छुड़ा लेनी चाहिए, या फिर आपके अदारे फंक्शन नहीं कर रहे, या फिर इनको बंद कर दे अगर हमने इन पर ट्रस्ट नहीं करना। और बड़ी खूबसूरत बात है, DG साहब ने भी यही कहा कि हम देखें, हम कोर्ट में देंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगी कि ये हमने चीज लेके आए हैं, कोर्ट को इसको देखना है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब एक पावरफुल पॉलिटिकल शख्सियत है, पंजाब में भी उनका नाम रहा है भी, तो जारी बात है। और फिर जो सियासी जमातें वो ये देख रही हैं कि आज राना सनाउल्लाह है तो शायद कल हम ना हो। तो मेरा ख्याल है एक चीज और भी कि पाकिस्तान की ये जो PMLN ही क्यों ना हो, पिछले 10 साल से रूल कर रहे थे, कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म था नहीं। तो जो भी सियासी लोग कर रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं है क्या कर रहे थे। तो अगर एक अदारे ने कुछ इस तरह की चीजें लेके आए हैं सामने और उसके साथ उनके पास एविडेंस है और वो पूरे पाकिस्तान के मीडिया के सामने बैठ के बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम कोर्ट में देंगे, तो बहुत ही जाहिर बात है सॉलिड एविडेंस है और एहतसाब होना चाहिए। जिन जमातों का पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी हुई है, 10-12 साल हो रहे हैं उन्होंने जब से वो हुकूमत में है, कभी एहतसाब नहीं हुआ। PMLN का एहतसाब होना चाहिए, आप PTI का भी KP में एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये नजर आना चाहिए सबका एहतसाब हो रहा है। और ये PMLN को, पीपल्स पार्टी को महसूस नहीं होना चाहिए सिर्फ उन्हीं का हो रहा है। अच्छा, ये जो बात कही है सिद्दीकुल फारूक साहब, कमर चीमा साहब ने कि हमारे इदारे हैं, अगर हम इन पर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर हम किस पर ट्रस्ट करेंगे? और एक 2-स्टार अगर साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि हो सकता है शहरियार अफरीदी ने अपनी बोलने में बहुत सारी सियासी बात कर दी हो, बट कमिंग आउट फ्रॉम द DG ऑफ ANF, ही ट्रस्ट देम कंप्लीटली कि ऐसा हुआ है। जी देखिए, मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट जो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, या इससे पहले जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट थी, जस्टिस मुनीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उसके बाद कई चीफ जस्टिस साहिबान आए, फिर भुट्टो साहब को फांसी देने वाले जजेस भी थे। किस तरह से जजेस को घर भेज के कौन सी कोर्ट बनाई गई, इफ्तिखार चौधरी को हटा के PCO वाले कौन थे। तो इसलिए देखना ये होगा कि ये हो क्या रहा है। अगर चेयरमैन नैब उठ के वज़ीर आज़म को, जो कि मुल्ज़िम हैं कुछ मामलात में, उनको जाके मिलेंगे और फिर इधर ये कहेंगे कि जी हम तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये कहेंगे हमने किसी को नहीं छोड़ना, और फिर वो पकड़े जाएंगे, पकड़ेंगे कौन? यही नैब वाले पकड़ेंगे। तो फिर इंडिपेंडेंस जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अब क्या नाम है, राना सनाउल्लाह साहब 6 महीने से मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कह रहे थे कि ये मेरे पीछे हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं, ये मेरी शायद आखिरी आपके साथ मीटिंग, आखिरी प्रोग्राम में मैं आया हूँ। वो इतना बेवकूफ़ कि वो जनाब और तो छोड़ें, वो हेरोइन 15 किलो साथ लेके फिर रहा है, घूम रहा है अपनी गाड़ी में। जो इस तरह के टाइकून्स या जो इस तरह के डॉन होते हैं, उनके हजारों अगर नहीं तो सैकड़ों कारिंदे होते हैं, वो तो बैठे हुए NGOs बनाई हुई बड़े नेक काम कर रहे होते हैं और उनके कारिंदे काम करते हैं काले, और पैसे वो उनको मिलते हैं, खुद वो लेके जाएगा। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इसी तरह से जिस तरह हनीफ अब्बासी, जिस तरह से और लोग हैं, को बुला के असल में इन्हें सियासत से बाहर निकालना और ऐसा तरीका अख्तियार करना कि रिलीफ ना मिले, ये सारी वो चीज़ें हैं
और जहाँ तक आफरीदी साहब का ताल्लुक है, इक़्तिदार में आने से पहले मेरे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे थे। वो जब मिनिस्टर बने सबसे पहले उन्होंने जाके पंजाब के ज्यूरिस्डिक्शन पे जाके छापा मारा जनाब थानों पे, जो उनका इख्तियार ही। 1 मिनट सुन ले जरा, सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने कहा मैं सीधी बात करता हूँ, लेकिन आपने अपने पूरे बात में, मैं अखज़ करूं, आप नफी कीजिएगा कि अगर मैं गलत अखज़ कर रही हूं, कि आप ये कह रहे हैं कि द 2-स्टार जनरल हु सैट ANF के जो DG थे वो इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहे, वो किसी के असर रसूख में गोया की हुकूमत के बोल रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए बात 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जनरल की नहीं है, फिर 4 स्टार की भी बात कर ले। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक 3 स्टार जनरल को उम्र कैद की सजा सुनाई, एक 1 स्टार जनरल ब्रिगेडियर को सजाए मौत सुनाई। उनसे पहले एक 3 स्टार जनरल को वक्त से पहले रिटायर कर दिया। एक साबिक IAS चीफ के चले मुझे आपका जवाब समझ और सब वो ले लिए गए। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं, कोई ना मैं फरिश्ता हूँ, ना 2 स्टार जनरल फरिश्ता है, ना कोई और फरिश्ता है। हम सब इंसान हैं, और जब पूरी रियासत में अहकामात मिले और जो उनके ऊपर लोग हैं अगर उन्होंने कुछ बना लिया हो, मैं ना उनको ये कहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट है, ना ये कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं हकायक आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ये सब समझ में आ गया है। लास्ट 2 मिनट से अब इनकी मैं बड़ी सीधी लगाने का सामान लेके फिर रहा होगा, अच्छा मुमकिन नहीं। मैं इसका बड़ा सीधा जवाब दे देता हूँ। ठीक है, दिस 2 स्टार मेजर जनरल इज सब्जेक्टिंग हिमसेल्फ टू अ पॉसिबल पनिशमेंट अंडर मार्शल लॉ अगर वो हुकूमत के साथ एक गलत बयानी करे। एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जिसकी बात नैब के लिए की जा रही है, वहां तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करते हैं, और सिद्दीकुल फारूक साहब ने ये भी साबित कर दिया कि वो फाल है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि वो 2 स्टार जनरल जो है वो अपने आप को एक्सपोज करेगा, वो भी किसकी खातिर? PTI के एक मिनिस्टर की खातिर। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है आर्गुमेंट। दूसरी चीज ये है कि सिद्दीकुल फारूक साहब को सारे तरीके पता है ड्रग स्मगलिंग के। यही मैं नतीजा कर रहा हूँ कि किस तरह गाड़ी में रखा जाता है, किस तरह ये होता है, किस तरह वो होता है। लेकिन आज तक सिद्दीकुल फारूक साहब ने किसी को पकड़वाया नहीं। मुझे डर है इस प्रोग्राम को देख के NF वाले इनको ना पकड़ ले कि ये कह के कि आप वो खबर तो देना कि आपने जिसको देखा है कि एम्बुलेंस लेके जाते हैं या अपने परिंदे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये लाइटर नोट में कह रहा हूँ, कोई सीरियस नहीं। अगर आप मजाक नहीं कर रहे तो अल्लाह माफ करे। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि भाई मैं मजाक कर रहे हैं, वो लाइटर नोट है जी। लास्ट 30 सेकंड्स कमर चीमा साहब, आई वांट यू टू वाइंड अप ऑन दिस। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्या बात हुई? हर सियासी जमात का लीडर कहेगा जी मुझे ये पकड़ने वाले हैं, मुझे ये पकड़ने वाले हैं। कल को वो पकड़ा जो, और आप कहें मैंने कहा नहीं था आपको वो पकड़ेंगे हमें। ये तो कोई तरीका ना हुआ। ये जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं ये कोई जवाब नहीं है। अभी कल को बिलावल कहेंगे, कल को चौधरी परवेज लाई कहता है, कोई और कहता है, तो हम मान लें अब उनकी बात को। ये तो फिर हम इसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को शुरू ना किया जाए। मसला ये है कि कोई भी पावरफुल जो अदारा ना, जो पावरफुल लोग हैं वो नहीं चाहते उनको हाथ डालना चाहिए, वो कोई भी हो। जो बात सियासतदान तो कहते हैं हमें हाथ ही ना डालें। जो बात चीमा साहब ने पहले हिस्से में की कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, उनके खिलाफ राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ करते अदालतों को फैसला करने दे, ये करूंगा, अदालतों को फैसला करने दे। अदालतों में जब इंडिपेंडेंट अदालतें आएंगी, इंडिपेंडेंट जजेस अनफॉर्चुनेटली अगर इंस्टीट्यूशन नहीं बनी है तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। आपने कहा जब अदालतें इंडिपेंडेंट आएंगी और जजेस इंडिपेंडेंट आएंगी। कंपनियां फिर उनको पहले फारूक साहब, आज के इस दौर में आप किसी को इंडिपेंडेंट इसका मतलब नहीं मान रहे, ना आपने अदालतों के लिए भी कह दिया कि जब आएंगी अदालतें इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जजेस आएंगे, इदारे इंडिपेंडेंट जब आएंगे तब फैसला होगा। वेल लेट्स सी कि ये राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि शवाहिद होने का कहा गया है। वो शवाहिद अदालत में जब पेश होंगे फिर वो जो कोर्ट स्टार्ट होगा उसमें देखा जाएगा। कमर चीमा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, फिरदौस नकवी साहब भी कहते हैं कि ये पहले का हिसाब और बाद का हिसाब नहीं होना चाहिए, हिसाब अक्रॉस द बोर्ड ही होना चाहिए, इसमें पहले और बाद कोई चीज नहीं होती। बहरहाल बट ही स्टिल सेज कि क्योंकि 35-40 साल में हो सकता है परसेंटेज ऑफ पीपल ज्यादा हो, इसलिए ऑपोजिशन को शायद ये ज्यादा लगता हो। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।